नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जून माह के चतुर्थ सप्ताह का करंट अफेयर को देखेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हर सप्ताह मैं वीकली वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। साथ ही साथ कुछ स्पेशल वीडियो भी लेकर आता हूँ जो किसी टॉपिक या किसी करंट अफेयर से संबंधित होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी चीज़ें दी गई है वो सारा का सारा आपके एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में भारत सरकार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, ध्यान रखेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक, देखिए, यदि हम बिरसा मुंडा की बात करें तो बिरसा मुंडा जो है ये छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के जो है आदिवासी क्रांतिकारी नेता रहे हैं। ठीक है, इनका जो जन्म है 1875 में हुआ और मृत्यु जो है 1900 में हुआ है। चलिए और जानते हैं इसके बारे से। देखिए, भारत सरकार जो है सिकल सेल रोग के उपचार के लिए नई दवाओं के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करेगी। ठीक है, अभी स्थापना नहीं हुआ है लेकिन इसकी स्थापना किया जाएगा। सिकल सेल रोग, ठीक है, ये जो है रक्त में होने वाला जो अनुवांशिक बीमारी है उसी से संबंधित यह रोग है, सिकल सेल रोग। ठीक है, तो इसी के लिए जो नई दवाओं और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो यह पुरस्कार स्थापना किया जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना जो है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दिल्ली के जो एम्स है उसके सहयोग भी यहाँ पे लिया जाएगा। इस पुरस्कार के द्वारा जो है 10 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान किया जाएगा। चलिए, मैंने आपको बताया कि जो आदिवासी नेता जो है शहीद बिरसा मुंडा ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व किया था और आदिवासी उन्हें भगवान मानते हैं, इसलिए जो है भगवान बिरसा मुंडा कहलाते हैं। देखिए, सिकल सेल विकार की जब हम बात करते हैं तो सिकल सेल रोग जो है एक अनुवांशिक विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। सरकार जो है 2047 तक सिकल सेल अनुवांशिक संचरण को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि सरकार जो है कब तक जो है सिकल सेल का जो रोग है इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो भारत जो है पहली बार बिली जीन किंग कप जो है इसका मेजबानी करने वाला है। देखिए, यह जो मैच है नवंबर में बेंगलुरु में होगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने घोषणा की है कि भारत इस साल नवंबर में पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा। ठीक है, ये प्ले ऑफ का मेजबानी करेगा। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का जो मुख्यालय है लंदन में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है डेविड हैगर्टी है और इसका गठन जो है 1 मार्च 1913 को हुआ है। ठीक है, तो अच्छी बात है। ये जो बिली जीन किंग कप है ये टेनिस से संबंधित है। अब भारत में पहली बार आयोजित होगा। कब होगा? तो ये नवंबर माह में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये जो 10 वर्ष है इसको जल विद्युत का दशक घोषित किया है। क्यों किया है? चलिए जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ की जो सरकार है 2025-35 को जल विद्युत दशक घोषित किया ताकि राज्य की 58,000 मेगावाट की अनुमानित जल विद्युत क्षमता का उपयोग किया जा सके। इसका उद्देश्य जो है 2035 तक जल विद्युत परियोजनाओं से 4,525 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व अर्जित करना है। तो ये अरुणाचल प्रदेश की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? तो देखिए, भारत की पहली हाइड्रोजन चलित जो बस है ये लद्दाख में चलाया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में जल्द ही 5 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बसें व्यावसायिक रूप से चलनी शुरू हो जाएगी, जहां दुनिया की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़कें हैं। चलिए और क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या है? तो आप देख सकते हैं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका जो शुभंकर है ऑप्शन नंबर बी, मिराज है। अभी देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ है तो ये जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर है। ठीक,
इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए आप देख सकते हैं विराज जो है एक पैर से विकलांग है और इसका जो दूसरा पैर है उसमें जो है लोहे का पट्टी लगा हुआ है। देखिए भारत पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, जो 27 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस खेल का शुभंकर जो है विराज है, जो कृत्रिम ब्लेड युक्त टांग वाली एक युवा हाथी है। पहले यह 4 साल में आयोजित होती थी, लेकिन 2011 से हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। यदि हम विश्व पैरा एथलेटिक्स की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय जो है जर्मनी में है। इसके जो वर्तमान प्रमुख है वो पॉल फिट्जगेराल्ड है। भारतीय पैरालंपिक समिति की जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है 1994 में होता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और अध्यक्ष देवेंद्र झझारिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत जो है पहली बार पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सितंबर माह में इसका आयोजन होना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, किस देश ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका जो है ईरान में जो है मिडनाइट हैमर ऑपरेशन चलाया है। ठीक है, इसका जो मुख्य मकसद था वहां का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे रोकना है। तो इसके तहत जो है अमेरिका जो है ईरान के 3 प्रमुख शहरों में जो है बम गिराया था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 22 जून 2025 को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में स्थित 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी किया है। ठीक है, इस ऑपरेशन का जो मुख्य लक्ष्य है, इसका जो परमाणु कार्यक्रम है उसे रोकना है। ध्यान रखेंगे इजराइल है वो ईरान में भी आक्रमण कर रहा है। उनका भी यही कहना है कि ईरान जो है अपना परमाणु गतिविधियों को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा रहा है और आने वाले समय में ईरान जो है इजराइल के खतरा बन सकता है। तो इसलिए इजराइल नहीं चाहता कि ईरान अपने देश में जो है परमाणु कार्यक्रम को अंजाम दे। तो इसी के तहत जो है ये जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है ये इसी कारण है, ताकि ईरान जो है परमाणु कार्यक्रम को रोक दे। ठीक है, और इसी का साथ देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका भी ईरान के 3 प्रमुख शहरों में जो है बमबारी किया है। यदि हम कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात करते हैं तो देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो कि पाकिस्तान में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया गया, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन अजय इजराइल में, ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन दोस्त तुर्की में, ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन नादेर ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्रा को लेकर है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चलाया गया था। ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन वेब स्पाइडर यूक्रेन में, ऑपरेशन सिक्योर, ऑपरेशन राइजिंग लैंड, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, ऑपरेशन सिंधु। तो ये प्रमुख ऑपरेशन है। आप सभी ऑपरेशन को याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है संबंधित है, या बात किया जाए तो ऑपरेशन जो है शिवा, ऑपरेशन नादेर, कोई भी एक ऑपरेशन का नाम दिया जाएगा और बोलेगा कि यह जो ऑपरेशन है किस देश से संबंधित है या इसका क्या उद्देश्य या लक्ष्य था। तो आप सारा ऑपरेशन को याद कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की संसद ने अमेरिकी बमबारी के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। देखिए जब अमेरिका जो है ईरान पे जो है बमबारी करता है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक, तो ईरान जो है अपना जल डमरू मध्य को है बंद करने की मंजूरी देता है। हालांकि अभी इस नियम को लागू नहीं किया गया है। देखिए क्या है ये होर्मुज जल डमरू मध्य। तो देखिए होर्मुज जल डमरू मध्य जो है ये एक प्रकार का समुद्री रास्ता है। ठीक है, इसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहा जाता है। दुनिया भर में जितना भी तेल का या खाद्यान्न का या जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इसका 20% जो है इसी क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। यदि इस क्षेत्र को यदि बंद कर दिया जाएगा तो यहाँ से आवाजाही है, मतलब प्रमुख रूप से जो तेल का 20% है वो इसी रास्ते के थ्रू ही एक देश से दूसरे देश में लाना ले जाना किया जाता है। यदि इस रास्ते को बंद कर दिया जाएगा तो ये 20% जो तेल का आयात निर्यात हो रहा है वो रुक जाएगा और देश में जो है पेट्रोलियम पदार्थ जो है सप्लाई नहीं हो पाएगा। सप्लाई होगा तो हो सकता है वो दूसरा रास्ता जैसे कि केप ऑफ गुड होप के तहत जो है रास्ता को भी चुना जा सकता है, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता है कि होर्मुज जल डमरू मध्य जो है ये ईरान देश से संबंधित है और इस क्षेत्र में जो है ईरान का आधिपत्य है। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। ईरान की संसद ने उनके 3 परमाणु संयंत्रों पर अमेरिकी बमबारी के बाद तेल के समुद्री जहाजों के प्रमुख मार्ग होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की मंजूरी दे दी है। जल डमरू मध्य जो है
फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। सबसे सक्रिय बिंदु पर लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा यह सकरा चैनल ईरान को अरब प्रायद्वीप से अलग करता है। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखिए, तीरंदाजी एशिया कप 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो भारत जो है प्रथम स्थान पर है। देखिए जो भारत है ये 9 पदक के साथ प्रथम स्थान पर है, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 1 कांस्य पदक है। तीरंदाजी एशिया कप 2025 जो है सिंगापुर लेग में 15 से 20 जून 2025 तक आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जो त्रिपुरा जो है वो गोवा और मिजोरम के बाद जो है तीसरे नंबर पे जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला राज्य बन गया है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो प्रथम कौन था? तो प्रथम था मिजोरम, दूसरे नंबर पे गोवा है और अब तीसरे नंबर पे जो है त्रिपुरा आ गया है। इस तरह से ये 3 राज्य है भारत का जो पूर्ण रूप से साक्षर राज्य कहलाता है। इसके साथ ही साथ लद्दाख जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो इस तरह से 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है साक्षर राज्य में शामिल है। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है। क्रम में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, मिजोरम और गोवा के बाद त्रिपुरा यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। देखिए सरकार द्वारा 1998 में शुरू किए गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अनुसार कोई भी राज्य या संघ शासित प्रदेश को तभी पूर्ण साक्षर माना जाएगा जब उनकी 90% से अधिक आबादी जो है किसी भाषा में पढ़ी लिखी हो और बुनियादी अंकगणित कर सकती हो। तो इसी परिभाषा के तहत जो है 1991 में जो है केरल जो है देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया था और 1991 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर जो है 90.90 दर्ज की गई थी। लेकिन देखिए अभी जो नवीन शिक्षा नीति के तहत जो है इसे 95% कर दिया गया है। तो 95% साक्षरता दर हासिल करने वाला जो पहला जो राज्य था वो था मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए देश में कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2022 में एक नई योजना उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम चालू किया था। ठीक है, इसी के तहत जो है ध्यान रखेंगे और नवीन शिक्षा नीति के तहत जो है अभी वर्तमान में सरकार का जो है क्राइटेरिया 95% हो गया है। ठीक है, उल्लास परिभाषा के तहत एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह कार्यात्मक रूप से साक्षर तभी माना जाएगा यदि उसकी 95% आबादी जो है कार्यात्मक रूप से साक्षर हो। तो ये नवीन परिभाषा है, इससे पहले जो है 90% लिया जाता था, इसे भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आधिकारिक योग नीति घोषणा करने वाला जो है भारत का प्रथम राज्य जो है उत्तराखंड बन गया है। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य की योग नीति की घोषणा की है। उत्तराखंड आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक, ध्यान रख लीजिएगा। प्रतिवर्ष जो है 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है और ये जो योग दिवस है भारत की पहल पर मनाया जाता है। यदि हम प्रथम विश्व योग दिवस की बात करते हैं तो ये प्रथम विश्व योग दिवस जो है 2015 में पहली बार मनाया गया था। देखिए यदि हम इस नीति की बात करते हैं तो इस नीति में जो है उत्तराखंड के कैबिनेट जो है इसकी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 5 नए योगा हब बनाया जाएगा, है ना। इससे क्या होगा, 13,000 से अधिक रोजगार के अवसर भी मिलेगा। 2500 योग शिक्षक होंगे जो कि योग सर्टिफिकेट बोर्ड से प्रमाणित होंगे। 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे और होटलों में रोजगार मिलेगा। योग और ध्यान केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए पहाड़ में 20 लाख और मैदान में 10 लाख तक की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो ये उत्तराखंड सरकार की योग नीति है जो कि भारत में जो है प्रथम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में स्थित 140 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पार्क को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल कर लिया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र एरिया है। ठीक है, इसमें जो सरखंड गांव पड़ता है यहाँ पे जो है यूनेस्को जो है 140 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म पार्क को जो है यूनेस्को जो है अपनी धरोहर सूची में शामिल करनी है। यह जो पार्क है कैमूर अभयारण्य और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच 25 हेक्टेयर में फैला हुआ है।
विश्व धरोहर सूची में पहले से शामिल अमेरिका के येलोस्टोन पार्क के जीवाश्म करीब 50 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जबकि कनाडा के मिस्टेकन पॉइंट के जीवाश्म 55 करोड़ वर्ष और जॉगिंग क्लिफ के जीवाश्म 31 करोड़ वर्ष पुराने हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता, वह किस देश से संबंधित है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो ध्यान रखेंगे, ईरान जो है अमेरिका के खिलाफ जो है कतर में जो है हमला किया है, ठीक है, और इस ऑपरेशन का नाम दिया है बशायर अल फतह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कतर। ध्यान रखेंगे, इससे पहले जो है अमेरिका जो है ईरान में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत जो है उनके तीन प्रमुख जो है शहरों में बमबारी किया था, ठीक है, तो ये उसी के जवाब में है। देखिए, जून 2025 को ईरान ने कतर में अल उदीद एयरबेस को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन बशायर अल फतह शुरू किया। यह ऑपरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का सीधा जवाब था, जिसमें ईरानी परमाणु सुविधाओं पर हवाई हमले शामिल थे। यदि हम कतर की बात करते हैं तो इसकी राजधानी दोहा है, मुद्रा कतरी रियाल है, आधिकारिक भाषा अरबी है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमानिया। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास को भी देख लेते हैं, जैसे युद्धाभ्यास बोंगो सागर जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य, इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के मध्य, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, वरुण भारत और फ्रांस के बीच, गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच, शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, वीर गार्जियन भारत और जापान के बीच, जीमैक्स युद्धाभ्यास भारत और जापान के बीच, मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच, खान क्वेस्ट सैन्याभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलिया के बीच। तो ये कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास है, इसके अलावा और भी युद्धाभ्यास है। जब भी आप एग्जाम देते हैं तो उससे पहले आप ये देखिए कि कौन सा युद्धाभ्यास जो है अभी हाल ही में हुआ है, तो हाल ही में हुआ युद्धाभ्यास जो है एग्जाम में भी पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 99। देखिए, हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2025 में 67 स्कोर के साथ भारत 2025 एचडीजी सूचकांक में 99 स्थान पर है। यह 2015 में 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को अपनाए जाने के बाद से प्रत्येक वर्ष हुई प्रगति की समीक्षा करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान के द्वारा। यदि हम शीर्ष 3 देशों की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। देखिए, यदि हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भूटान 74वां स्थान पर है, नेपाल 85वां स्थान पर है, मालदीव 53वें स्थान पर, श्रीलंका 93वें स्थान पर। तो ये जो 4 देश है पड़ोसी देश जो है भारत से बेहतर स्थिति पर है और बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है थोड़ा पिछड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूँ, 1-2 दिन में आप जरूर चैनल को जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिए, क्वेश्चन है 41 साल बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला जो है दूसरे भारतीय बने हैं और पहले भारतीय जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जो है गए हैं। तो ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री है जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए हैं और अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय है। प्रथम नंबर पे जो बात करते हैं कौन है जो कि अंतरिक्ष में गए हैं, तो वो है राकेश शर्मा। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष यात्री व भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सफल उड़ान भरने के साथ ही इतिहास रच दिया है। तो ये कब गए हैं अंतरिक्ष में, तो ध्यान रखेंगे इसका डेट भी कई बार पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 जून। ठीक है, 25 जून को गए हैं और 26 जून को वो पहुंच गए हैं। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे शुभांशु शुक्ला के साथ जो है अन्य 3 यात्री भी थे, इन्हें भी मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। देखिए, यदि हम भारत की बात करते हैं, 41 साल बाद कोई भारतीय है जो कि अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं। यदि हम इससे पहले की बात करते हैं राकेश शर्मा का, तो राकेश शर्मा जो है 1984 में अंतरिक्ष यात्रा किए थे।
इन्होंने जो है रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज के जरिए अंतरिक्ष गए थे। और वही हम बात करते हैं शुभांशु शुक्ला का, तो इन्हें वहां तक ले जाने वाले जो रॉकेट है वो है स्पेस एक्स के फाल्कन 9। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं अन्य जो 3 यात्री हैं उसके बारे से। तो टिबोर कापू है जो कि हंगरी के निवासी हैं। पेगी विट्सन अमेरिका की निवासी है। ध्यान रखेंगे इसका जो मुख्य जो कमांडर है वो पेगी विट्सन है। और अगला जो है स्लावोज उनास्की जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं। किस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया गया? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 जून। तो हाल ही में पिछले साल ही जो है सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। तो इसी के तहत जो है इस बार 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया। चलिए क्यों बनाया गया? तो देखिए 25 जून 1975 को जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है आपातकाल लागू किया गया था। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये जो आपातकाल था यह तर्क दिया जाता है कि इस आपातकाल जो है इलीगल तरीके से हुआ था, संवैधानिक तरीके से नहीं किया गया था, इसलिए जो है यह बोला जाता है इस समय जो है संविधान की हत्या की गई है और संविधान की हत्या करके यह आपातकाल लागू किया गया है। तो इसलिए 25 जून को जो है हर वर्ष आपातकाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, यह संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। यह उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जिन्होंने आपातकाल की जातियों के कारण कष्ट झेले, जो भारतीय इतिहास का सबसे काला दौर था। ध्यान रखेंगे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने के लिए आपातकाल लगाया था। कब लगाया था? देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कब लगाया था, तो उत्तर होगा 25 जून 1975। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड। तो द हेग नीदरलैंड में जो है 76वां नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए 76वां नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के हेग शहर में आयोजित किया गया। कब से कब तक किया गया? तो 24 और 25 जून को किया गया। यह सम्मेलन नाटो के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की एक बैठक थी जिसमें उनके साझेदार देशों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत जो है ये 115वें स्थान पर है। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक इंग्लिश में ग्लोबल पीस इंडेक्स भी बोलते हैं, इसका जो है ये 19वां संस्करण है। इसका जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है। यूक्रेन युद्ध के लंबा खींचने, पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और आंतरिक राजनीतिक दमन के कारण रूस को 2025 के वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे निचला स्थान यानी कि 163वां प्राप्त हुआ है। इसके ठीक बाद यूक्रेन का स्थान है। भारत जो है 163 देशों में जो है 115वां स्थान पर है। यदि हम प्रथम स्थान पर बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, चौथे स्थान पर ऑस्ट्रिया और 5वें नंबर पर जो है स्विट्जरलैंड है। तो इसमें देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? आइसलैंड। भारत का स्थान 115वां और सबसे निचले स्थान पर रूस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे रूस इस बार सबसे आखिरी स्थान पर है। क्यों? इसके पीछे का कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नव्या योजना को किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो नव्या योजना को जो है विकसित भारत एक्ट 2047 के तहत जो है शुरू किया गया है। देखिए सरकार ने किशोरियों को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए नव्या योजना नामक एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। यह योजना विकसित भारत एक्ट 2047 मिशन के तहत महिला नेतृत्व वाले समावेशी विकास एजेंडे का हिस्सा है। इसका उद्देश्य 16 से 18 वर्ष की 10वीं पास किशोरियों को तकनीकी, डिजिटल और सेवा क्षेत्र में कौशल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, आत्मनिर्भर बनाने का मतलब यह है कि ये जो है स्वरोजगार को प्राप्त कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो है राजस्थान जो है आयोजन करने वाला है। ठीक, इससे पहले जो है 4 संस्करण इसके हो चुके हैं। यदि हम इस साल की बात करते हैं तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो है 3-4 प्रमुख कार्यक्रम हो चुका है, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया बीच गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम। तो ये 4 कार्यक्रम जो है खेलो इंडिया के इस साल संपन्न हो चुके हैं और आने वाले समय में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी होने वाला है। ध्यान रखेंगे कि सरकार जो है खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत और भी कार्यक्रम कराने के लिए जो है प्रतिबद्ध है, जैसे कि खेलो इंडिया जनजातीय गेम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसका जो आयोजन जो है राजस्थान के जयपुर में होगा और नवंबर 2025 में होना है।
देखिए, यदि हम पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करते हैं तो 2020 में आयोजन हुआ था उड़ीसा में। इस समय जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो है टॉपर थे। दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 जो है कर्नाटक में आयोजन हुआ था और जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो है प्रथम स्थान पर था। तीसरा खेलो यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ था, पंजाब यूनिवर्सिटी जो है प्रथम स्थान पर था। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है इसका मेजबानी 7 पूर्वोत्तर राज्य असम, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड में हुआ था और इसमें विजेता जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो ये 4 प्रमुख जो है इसका संस्करण संपन्न हो चुका है और 5वां राजस्थान में होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केरल अब भारत के पहले तितली अभयारण्य का घर बन गया है। कन्नूर जिले में स्थित अरलंग वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर अब अरलंग तितली अभयारण्य रख दिया गया है। यहाँ 266 से अधिक तितली प्रजाति को संरक्षित किया गया है, जिनमें कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो देखिए ऑपरेशन बिहाली जो है जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। देखिए, विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बसंतगढ़ के बिहाली क्षेत्र में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। द इमरजेंसी डायरीज नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो द इमरजेंसी डायरीज नामक किताब जो है ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 जून 2025 को द इमरजेंसी डायरीज नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया है। 1975 के आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित की गई है। तो मैंने आपको बताया आपातकाल का जो 50वीं वर्षगांठ है अभी हाल ही में मनाया गया था। ठीक है, कब मनाया गया था? तो 25 जून को। और 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस भी मनाया गया है। तो एक ही चीज है, संविधान हत्या दिवस जो है 25 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।